हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम बात करते हैं इस चैप्टर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए 1969 के। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी और सिंडिकेट की जो टसल है वो लाइमलाइट में आकर बिल्कुल सामने हमें कैसे दिखती है। देखो, जो अभी तक एक फैक्शनल राइवलरी के तौर पर जो अभी तक हमें एक हिडन पॉलिटिक्स दिख रही थी। फैक्शनल राइवलरी का मतलब ये है, ईशा याद है, फैक्शंस जो बने थे जिसको हमने चैप्टर 2 में करा था, ग्रुप्स विद इन द कांग्रेस। एक बात मैंने बोली थी उन चैप्टरों में, मयूर, के परिवार में, जॉइंट फैमिली में भी हो सकता है कि ग्रुपिज्म चल रही हो। आपको छोटे चाचा अच्छे लगते हो, बड़ी चाची अच्छी लगती हो, बुआ अच्छी लगती हो, लेकिन सब लोग घूम फिर के शाम को रात को घर पे ही आते हैं और वो रहते एक ही छत के नीचे हैं, है ना। कांग्रेस का भी कुछ नेचर ऐसे ही था फैक्शनल राइवलरी का। फैक्शनल राइवलरी हमें हिडन फॉर्म में अभी तक दिखती हुई आई है, अर्पित, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स इंडिकेट की फॉर्म में। हालांकि इंडिकेट का नाम एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज मैंने उससे निकाली है। मैंने आपको बीबी त्याल की बुक एक सजेस्ट करी थी ना, आपको खरीदनी नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा रीडिंग दी थी कि जब आपका सारा कोर्स खत्म हो जाए और पोस्ट इंडिपेंडेंस थोड़ा सा रह जाए तो आप इस बुक को देख सकते हो। दिस इज जस्ट लाइक अ सीबी सचदेवा फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। काफी अच्छा रेफरेंस है, तो वहां पर ये वर्ड दे रखा है, सिंडिकेट वर्सेस इंडिकेट। लेकिन अब इनकी जो फैक्शनल राइवलरी थी ना, ये बिल्कुल ओपन ग्राउंड में क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगी थी साल 1969 में। क्या था इस साल ना, जो हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, इनका देहांत हो गया था और जो पोस्ट थी प्रेसिडेंट की वो वैकेंट पड़ी रही उस साल। अब श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी वो नहीं चाहती थी कि सिंडिकेट जिसका भी नाम चुने या जिसको वो बनाना चाह रहे हैं राष्ट्रपति वो बने, ठीक है। जो लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहां पर इनका सिंडिकेट के साथ भिड़प हुई कैसे। तो डिस्पाइट मिसेस गांधीज रिजर्वेशंस, द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम अपोनेंट। वो नहीं चाहती थी कि एक पर्सन को ये उम्मीदवार बने राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए, लेकिन फिर भी सिंडिकेट जो थे इन्होंने जानबूझकर इंदिरा गांधी जी को उकसाने के लिए उनके जो विरोधी थे काफी टाइम से और उस टाइम के जो स्पीकर थे लोकसभा के, इनका नाम चुन लिया फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। नाम था इनका एन संजीवा रेड्डी जी, कि ये कांग्रेस की साइड से ऑफिशियल कैंडिडेट है जो अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उनमें। तो इंदिरा गांधी जी ने सोचा चलो तुमने इसको ले आए हो, ये तो साफ साफ मुझे दिख रहा है, तो प्रोवोकेशन है मेरे खिलाफ। अगर मुझे प्रवोक करा है तो बेटा फालतू औरत समझने की गलती ना करना मेरे को। इंदिरा गांधी ने सोचा, कहा ऐसा। अब देखो मैं क्या करती हूं। इन्होंने रिटेलिएशन में इनकरेज करा, जा जाके मनाया वाइस प्रेसिडेंट जी को, वीवी गिरी को, कि आप नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए एक निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आप किसी पार्टी से नहीं हो, आप खड़े हो जाओ लेकिन प्रेसिडेंट के लिए। तो वीवी गिरी जी ने बोला, ये जो आपको बगल में दिख रहे हैं, अरे नहीं मैडम कैसी बातें करते हो, मैं खुश हूं यहाँ पर। उन्होंने बोला, जिंदगी में सिर्फ यही पोस्ट लेकर जाना चाहते हो क्या कब्रिस्तान तक? ट्रस्ट तो करके देखो। राष्ट्रपति ना बनवा दूं तो मैं एक औरत नहीं। फिर भी थोड़ा सा ये हिचकिचाए, मतलब वो करके, लेकिन फिर एक औरत की, तुम जानते तो हो ही मनाने की पावर, उन्होंने मना लिया। और ये करते करते वीवी गिरी जी ने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए। अब इस टाइम पर इन्होंने ये भी अनाउंस करा बड़े सारे नए और पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स, लाइक इन्होंने, अब देखो बिस्म आपका वाला पॉइंट, इन्होंने हमारे देश के जो 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया। इसके अलावा इन्होंने प्रीवी पर्स को एबॉलिश कर दिया। ये प्रीवी पर्स वाली बात मैंने चैप्टर 1 में करी थी, आप सबको याद होगा। जो प्रिंसली स्टेट्स को जो पैसा दिया जाता था हर साल या हर महीने, इतना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए, इंदिरा गांधी जी ने कहा पागल है क्या, इतना सारा बजट हमारा मेजर इनके पास जाएगा। और स्पेशल, मयूर माइक म्यूट करो, ठीक है, और जब मैं पूछूं तब बोला करो, बीच में नहीं।
स्पेशल प्रिविलेजेस जो थी वो फॉर्मर प्रिंसेस को दी गई, ठीक है, इसको इन्होंने खत्म कर दिया। अभी हम देखते हैं प्रीवी पर्स के बारे में। और मोरारजी देसाई जो थे, देवर मोरारजी देसाई वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। ओके, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कैसी पोस्ट है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अर्पित? नहीं ना। लास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में कौन है मयूर? लास्ट। अच्छा, मोदी जी की सरकार में अभी करेंटली कौन कौन चल रहे हैं ईशा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी की सरकार में अर्पित अभी कौन है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? पोस्ट खत्म हो गया रागनी? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। आशमा कौन है अभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर करेंटली इंडिया में? शाइनी कौन है? गूंगो बोलो, माइक म्यूट कर करके बोलो, कमीनो बोलो। देखो गाली जब तक नहीं पड़ती तब तक माइक म्यूट नहीं होता। कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन लास्ट कौन थे? एल के अडवाणी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो ये खुश करने के लिए बना दी जाती है एक्चुअली ये पोस्ट, ठीक है। तो ऑन बोथ द अबव इश्यूज सीरियस डिफरेंसेस जो है वो इमर्ज हुए बिटवीन हिम एंड द प्राइम मिनिस्टर, रिजल्टिंग इन देसाई लीविंग द गवर्नमेंट। मोरारजी देसाई ने सरकार छोड़ दी। अब कांग्रेस ने इस तरह के डिफरेंसेस पास में देखे थे, लेकिन यहां पर अब क्या था, बोथ द पार्टीज, यहां पर किसकी बात हो रही है? सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स के बीच में, या फिर इंदिरा गांधी जो है अपनी पोजीशन को एक दिखाने की जो कोशिश कर रही है। लेकिन असली शो तो अब शुरू होगा कि अब पता लगेगा कि कांग्रेस की राजनीति में ज्यादा बोलबाला है किसका। और वो ग्राउंड था, वो सिचुएशन थी राष्ट्रपति के चुनाव, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। जो उस टाइम के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, हमने अभी पढ़ा था इसको प्रीवियस लेक्चर में, इनका नाम एस निजालिंगप्पा। इन्होंने एक विप इशू करा। ये विप क्या होता है, कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे होता क्या है, कैसा टूल होता है विप? ये व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल टूल इज इट? अरे बेस में अच्छे से बोला करो यार, कोई फेविकॉल थोड़ी ना। विप विप एक्चुअली एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब मोदी जी के पास मान लो फॉर एग्जांपल टाइम तो है नहीं अर्पित कि कल वो लोकसभा में कोई एक बिल लेकर आने वाले हैं और सबको ये बोलें कि इस पर तुम्हें चुप्पी साधनी है या फिर वोट करना है फेवर में इसके अगेंस्ट या कुछ भी करके, मतलब व्हाट्सएप का ग्रुप बनाकर तो एक अब वो कॉमन मैसेज डालेंगे नहीं। तो हर एक पार्टी में एक पार्टी विप होता है, जो वो इंस्ट्रक्शन दे देना सबको वही करना पड़ता है। अगर विप के अकॉर्डिंग काम ना करो तो ऐसा माना जाता है कि आप ना इस पार्टी की होते हुए भी बागी हो रहे हो और फिर पार्टी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई जिसको आज तक विप नहीं पता था? आप में से कितनों को पता है विप? पहले ये बताओ जल्दी मुझे फटाफट, और एक सेकंड में बता दो जल्दी फटाफट, माइक इनम्यूट करके, वरना फाउंडेशन कोर्स से बाहर है वो। हाँ देखो, अब देखो, अब आते हैं, देखा आज में ऐसे आते हैं आंसर, ठीक है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है एस निजालिंगप्पा, इन्होंने एक विप इशू करा। प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, उसके प्रेसिडेंट होने के सारे के सारे कांग्रेस एमपीज और जो एमएलए हैं वो वोट करें इन फेवर ऑफ एन संजीवा रेड्डी, जो ऑफिशियल कैंडिडेट है पार्टी के। और एन संजीवा रेड्डी किसकी चॉइस थे? किसकी चॉइस थे? सिंडिकेट की। इंदिरा गांधी की चॉइस कौन? लेकिन वीवी गिरी कांग्रेस से तो थे ही नहीं, तो इंदिरा गांधी कैसे खड़ा करवा सकती है उनको? कांग्रेस से तो ये खड़े हो रहे हैं ना, एन संजीवा रेड्डी इंडिपेंडेंट। तो जो सपोर्टर्स थे इंदिरा गांधी जी के,
इन्होंने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, और इसके लिए इंदिरा गांधी को काफी ज्यादा मतलब एक रिक्वेस्ट करी गई। शी वॉज रेक्विजिशन, उनको रिक्वेस्ट करी गई। और इस नई फॉर्म की कांग्रेस को हम लोग बोलते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया ना, रेक्विजिशनिस्ट नाम यूज करा था ना मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में अर्पित। लेकिन बाद में हालांकि इसको कुछ टाइम के लिए मतलब रिफ्यूज कर दिया गया इस डिसीजन को। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंदिरा गांधी जी ने जो वीवी गिरी जी को जो सपने दिखाए कि तुम उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनोगे, साइलेंटली शी वाज स्टिल सपोर्टिंग वीवी गिरी जी। बात समझ में आ रही है? मतलब जो इंडिकेट्स ने, जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे, उन्होंने बोला खुलकर आकर सामने आकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में आप नाम लीजिए ना वीवी गिरी का। इंदिरा गांधी ने बोला नहीं यार अभी नहीं। तो सबको ऐसा लगा कि वापस शायद से दब रही हैं सिंडिकेट वगैरह के सामने। लेकिन यार महिला सशक्तिकरण का चेहरा था इंदिरा गांधी जी में, तो साइलेंटली सपोर्ट कर रही थी। आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग वीवी गिरी, प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली शी कॉल्ड फॉर अ कंसाइंस वोट। अब मुझे एक बात बताओ, जब पार्टी में एस निजालिंगप्पा जो है, आपको साफ साफ दिख रहा है ना एक सिंडिकेट का रोल निभा रहे हैं कि इन्होंने पहले ही बोल दिया, एक विप इशू कर दिया कि सबको इर्जी को सपोर्ट करना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ जरा ईशा, विप को क्या चीज इशू करनी है सारे के सारे मेंबर्स को, यह भी विप को बताता कौन है? कल नहीं, पागल हो गए क्या प्रेसिडेंट? अगर एक बार बताओ, लोकसभा में कल को एक डिसीजन लेना है जो कि बीजेपी को ऐसा ऐसा करना है, सभी मेंबर्स को, सारे एमपीज को, तो एक विप इशू करा मोदी जी ने कि मतलब क्या करते हैं कि एक विप ने ऐसा अनाउंस करा। लेकिन विप क्या बिना मोदी जी से पूछा हुआ ऐसा कर लेगा क्या? मतलब आप समझ गए ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने शाइनी को एडमिन बना दिया, तो शाइनी मैंने इनको आपको बोला कि इन सबको बोल देना कि करके क्लास इतने बजे होगी, टेस्ट ऐसा है, ये है वो है। तो आप लेकिन क्या क्लास अपने ऐसा डिसाइड कर लोगे क्या मुझसे बिना पूछे? नहीं ना। वो आप एक एक करके सबको बता जरूर दोगे, लेकिन आपको मेजर इंस्ट्रक्शन किसने दी? आप मेरे अगर राइट हैंड हो तो, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन यहां पर एस निजालिंगप्पा ने अर्पित क्या पूछा इंदिरा गांधी जी से कि मैं ऐसा ऐसा बोल दूं सबको, सारे कांग्रेस एमपी और एमएलए को कि एनसी जीवा रेड्डी जी के फेवर में सपोर्ट करो? नहीं। और क्या आपको यहां पर अर्पित ये चीज दिख रही है कि सबको, आप सबको, कि एमपीज और एमएलए को यहां पर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में क्या जनता डायरेक्टली वोट करती है कि नहीं करती है? नहीं। तो कौन चुनता है? हम लोग पहले किसको चुनते हैं? एमपीज और एमएलए को। और ये हमारे बिहाफ पर जाकर किसको चुनते हैं? या फिर वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन अभी यहां पर इलेक्शन किसके हो रहे हैं? प्रेसिडेंट के। तो मयूर ये वाली चीज क्लियर हो गई कि विप को इशू करने के लिए प्रेसिडेंट का क्या रोल है मयूर? प्रधानमंत्री तो बोलेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट भी बिना प्राइम मिनिस्टर के पूछे कैसे कर लेगा कोई भी काम? वो ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री का ओहदा कोई पागल, मतलब पागलपन का ओहदा थोड़ी ना है कि ऐसा कोई भी कुछ भी कर लेगा। अब मुझे क्या बताओ, इससे पहले इंदिरा गांधी ने जो सबको बोला कि कंसाइंस के बेसिस पर वोट भरो। कंसाइंस वोट पता है क्या होता है? किसी को अपनी मर्जी से आपको जो ठीक लगे आप उससे वो करो। लेकिन इससे पहले सिंडिकेट क्या बोल चुके हैं अर्पित, एस निजालिंगप्पा सबको, एन संजीवा रेड्डी को सपोर्ट करो तुम लोग सब, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। लेकिन इन्होंने ये बोल दिया, प्रधानमंत्री ने आके बोल दिया ये सामने कि सभी एमपीज और एमएलए, सभी विधायक और सांसद, दे आर फ्री टू वोट द वे दे वॉन्ट। कंसाइंस वोट यानी कि। और अल्टीमेटली हुआ क्या? इस इलेक्शन में वीवी गिरी जी जीत गए। और फिर तो आज समझ ही सकते हो ईशा, फिर क्या हुआ होगा इनके जीतने के बाद? नहीं, पप्पियां झप्पियां, जो सपने दिखाए थे पूरे हो गए। छोटी बात करते हो तो इसमें तुम मेरे लेक्चर में आके। हाँ, वेब कैंसिल किया, वेब की कोई मर्यादा ही नहीं रही। कोई संजीव रेड्डी का मुंह देखने लायक था, बात ये है। बिल्कुल सही बोला मयूर। हाँ,
तो ये, और ऊपर से क्या है, बेइज्जती कैसे हुई ईशा ये जो सिंडिकेट की, ऊपर एक तो ये निर्दलीय नेता, और ये देख लिया किसी ने कि इंदिरा गांधी की परछाई और इनका हाथ अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो इंसान, जैसे कहते हैं ना कि एक औरत के आने से एक जिंदगी में बाहर छा गई, कि पर्सन कुछ भी नहीं था लेकिन जब से उसको बीवी बनाया, ये जब से उसको बंदी बनाया, ओ भाई साहब अरबों खरबों रुपए तैर रहे हैं, रैंक 1 आ गई यूपीएससी में, पहली बार में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब बन गए, 700 करोड़ की आबादी एक झलक पाने के लिए तरस रही है मेरे। वो वाली बात याद है उसकी, रॉबर्ट क्लाइव की मयूर, जिस गली से गुजरता हूँ स्माइलें बिछ जाती हैं, तिजोरियां खुल जाती हैं, गहने लुट जाते हैं। तो सेम ऐसी चीज थी। और बीवी गिरी तो भाई बहुत ही खुश, वाह यार, मरने से पहले इस दुनिया में छाप छोड़ कर गया कि मैं भारत का राष्ट्रपति रह चुका हूँ, वाह आप तो सब कुछ हो। तो इंदिरा गांधी के सपोर्टर में शाइनी इतने खुश हो रहे थे, तू अम्बे है, तू जगदम्बे है, तू दुर्गा है, तू काली है। और जो डिफीट हुई एन संजीवा रेड्डी जी की, जो ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट थे, इसने सबसे ज्यादा ईगो हर्ट किसका कर दिया? एन संजीवा रेड्डी को तो छोड़ ही दो, इनको तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, लेकिन मुंह पे काली किसके पोती गई? सिंडिकेट्स के। और अब इस टसल में कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी तुम्हारी बहन दोस्त है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। जो डिफीट हुई ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट की, इसने एक चीज साफ कर दी कि अब जो स्प्लिट है ना, अभी तक तो ये स्प्लिट नहीं थी, अभी तक कांग्रेस के अंदर फैक्शंस थे, फैक्शंस, लेकिन अब ये फैक्शंस जो हैं, ग्रुपिज्म जो है, ये स्प्लिट हो गए। अब ताऊ जी ये कह रहे हैं कि पापा के साथ नहीं रहना, पापा ये कह रहे हैं चाचा के साथ नहीं रहना, सारी बुआएं अलग होना चाहती हैं। अब ये ज्वाइंट फैमिली एक अलग अलग फैमिली में बटेगी है। सेम ऐसा ही हुआ कांग्रेस में। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कौन थे कांग्रेस प्रेसिडेंट? एन संजीवा रेड्डी नहीं, वो पहले थे, अभी कौन चल रहे हैं? एन संजीवा रेड्डी चल रहे हैं मयूर, ये देख रहे हो, ये एस निजालिंगप्पा। कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजालिंगप्पा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, प्रधानमंत्री को पार्टी से एक्सपेल कर दिया। अब यहां पर हमें अर्पित में एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज देखने को मिलती है जो कि हमें काम आएगी प्रीलिम्स में, लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखी है। क्या चीज? एक क्वेश्चन क्या ये नहीं बन सकता जरा किसी स्टेट पीएससी या कहीं पर भी? दोस्तों एक बार बताना कि उस केस में क्या होगा, और आपको पता ना अप्लाइड पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं आजकल शाइनी, है ना, कि उस केस में क्या होगा जब एक पार्टी प्रेसिडेंट एक ऐसे मेंबर को निकाल दे पार्टी से जो कि करंटली प्रधानमंत्री है। बन सकता है ना शायद, इसके ऊपर क्वेश्चन की नहीं बन सकता? सोचने वाली बात है। और मेजॉरिटी कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ही सोचेंगे इस बात के ऊपर। तो हुआ क्या, इन्होंने एक क्लेम करा, इंदिरा गांधी जी ने, कि इनका जो ग्रुप है, इनका क्या ग्रुप था, इंडिकेट वाला, ये रियल कांग्रेस है। और बाय नवंबर 1969 में दिखा देता हूं एक बार इसको मिटा के, ये बाय नवंबर 1969 कांग्रेस ग्रुप जो कि सिंडिकेट लीड कर रहा था, उसको बोला गया कांग्रेस ओ, कांग्रेस ओल्ड, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और जो इंदिरा गांधी का ग्रुप था उसको बोला गया कांग्रेस आर, न्यू कांग्रेस, कांग्रेस रेक्यूजिशनिस्ट। और इनको एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलते थे ओल्ड कांग्रेस एंड न्यू कांग्रेस। और इंदिरा गांधी जी ने जनता के सामने ये चीज रखी कि जो स्प्लिट हुआ है कांग्रेस के अंदर, दिस इज अ आइडियोलॉजिकल डिवाइड, हम सोशलिस्ट हैं और ये ज्यादा के ज्यादा ये कंजर्वेटिव्स बनते हैं, हम प्रो पुअर हैं और ये प्रो रिच हैं। लेकिन इस टाइम पर इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी हो चुकी थी कि सिंडिकेट अब ऑल इंडिया रेडियो या अखबारों के सामने आके कुछ भी बोल लें, लेकिन जनता की नजरों में उनकी आंख का तारा अर्पित कौन है अभी? सिंडिकेट का ग्रुप या इंदिरा गांधी जी? और एक और चीज है इसके पीछे, आप सब लोग एक चीज जानते हो कि कभी भी किसी भी चुनाव के अंदर अर्पित, आप जानते हो कि जैसे यूपी एमपी में क्या होता है कि यूथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी कैंडिडेट को, उम्मीदवार को जिताने में, दिन रात बेचारे लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा जो एक मास कैंपेनिंग करते हैं वो यूथ ही करते हैं, पार्टी के एनर्जी होती है क्योंकि उनमें एक तो, और इन्फ्लुएंस कर लेते हैं जनता को, और दोस्त यार बहुत होते हैं। होता है कि नहीं होता बताओ?
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्शन में यूथ को अगर पार्टी के अंदर जितने ज़्यादा यूथ होंगे तो उस कैंडिडेट के जीतने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जो कैंपेनिंग का काम, जो प्रमोशन का काम जो चल रहा होता है, जो मार्केटिंग चल रही होती है, वो 9x स्पीड में चल रही होती है। बताओ, होता है सर। तो अब ये चीज़ डायरेक्टली यहां पर दे नहीं रखी, लेकिन ईशा ठकुराइन, क्या ये वाली बात आप सब लोग समझ गए शैनी वगैरह कि सुगंधा, यूथ जो था, एक जो ये जो इंडिकेट्स जो थे, ये जो यूथ जुड़ा हुआ था इंदिरा गांधी जी के साथ, तो एक बार बताओ, ये कभी सिंडिकेट को हावी होने देंगे क्या कांग्रेस के टूटने के बाद? क्या अब ये जड़ें जमा सकते हैं? यूथ कहां पर है पहले मुझे ये बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन में या रिक्विजिशंस वाले ग्रुप में? और हम तो ये पिछले चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये सारे के सारे यूथ तो शुरू से ही सेटिस्फाई नहीं थे ना इन बूढ़े बागड़ बिल्लों से, लेकिन अभी तक ये बस एक छत के नीचे रह रहे थे। यानी कि आप जब भी कोई काम से बाहर जाते हो, आपके पिताजी आपको भले ही कुछ ना कहे, ताऊजी डांट देते हैं, कभी चाचा डांट देते हैं, लेकिन जिस दिन आपके पापा ने डिसाइड करा कि हम अलग परिवार में रहते हैं, तो आप तो बहुत खुश कि यार कम से कम मुझे लिबर्टी मिलेगी, मैं अपने अकॉर्डिंग सोच सकता हूं, अब मेरी एनर्जी रियल यूज होगी। हम बात कर रहे थे कि जब ये इलेक्शंस थे, राष्ट्रपति के जब चुनाव थे, तो इंदिरा गांधी कुछ बोल्ड डिसीजन लिए थे, 14 बैंकों को नेशनलाइज कर देना और प्रीवी पर्स को एबॉलिश करना। तो ये प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी का मतलब है प्रिविलेजेस और पर्स का मतलब होता है बटुआ, नॉर्मल पर्स जिसमें हम पैसे रखते हैं। चैप्टर 1 के अंदर हमने ये देखा था कि जब प्रिंसली स्टेट्स को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे भारत में, तो हमें उनके सामने एक डॉक्यूमेंट लेकर आए थे, एक प्रस्ताव लेकर आए थे, जिस प्रस्ताव को किसने रखा था सामने? क्या नाम था उन पर्सनैलिटी का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पर? लगभग, है ना? अच्छा, ये फिगर में कभी कभार आपको ना डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है। अर्पित, क्यों देखने को मिल सकता है इस फिगर में डिस्प्यूट? ठोस आंकड़ा क्यों नहीं हमारे पास? रियासत है, क्योंकि अर्पित बहुत थी और उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन उस टाइम पर होती नहीं थी। आजादी से पहले तो सब कुछ तितर बितर था ना हमारे देश के अंदर, लेकिन जनरली दिस इज द क्या कहते हैं, एक्सेप्टेड फिगर। अब आपको यह भी पता है कि कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी ईशा, जो करवा चौथ रखकर रूट कर बैठ जाती थी। जैसे 4 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स हमने अपने कोर्स में कौन सी पढ़ी है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे जनरली ये 4 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स जो हमने आज में पढ़ी अपने कोर्स के अंदर, क्या यही थी या फिर इसके अलावा और भी थी? और भी होंगी, हमने अपने कोर्स में 4 पढ़ी है ना? और भी होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो थे वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। वो तो मैंने आपको साइकोलॉजी पढ़ाई थी, एक साइकोलॉजिकल एंगल दिखाया था ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ईशा, कि जिसमें वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो कल को अगर लड़ाई हो गई, कोई भिड़प हो गया, आसपास के राज्य तुम्हें घेर लें, तो इंडिया भारत की सरकार से उम्मीद मत करना फिर कैसे भी, है कि नहीं ऐसा, है ना? तो ये जो प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स थी हमने कौन सी पढ़ी थी? जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब इन्होंने ज्वाइन करने के लिए बड़ी सारी शर्तों में से एक शर्त यह रखी थी, जो उस टाइम के जो रूलर थे और जो उनकी फैमिलीज थी, उनको यह बोला गया कि सर्टेन प्रॉपर्टीज जो उनकी है ना इस देश में, वो अलाउ करा जाए कि वो रिटेन करेंगे इस चीज को, और आगे वाली जनरेशन जो उनकी है वो हेरिडिटरी में उस चीज को ऑक्यूपाई करती रहेंगी, और उनको इसके अलावा गवर्नमेंट अलाउंस भी मिलता रहेगा, जिसको इस बात पर मेजर करा जाएगा कि कितनी टेरिटरी उनसे ली जा रही है और उसके बेसिस पर उतना हर्जाना उनको हर साल मिलता रहे, उतना रेवेन्यू मिलता रहे, कि वो मर्ज हो रही है तो काइंड ऑफ कि हम एहसान कर रहे हैं भारत की सरकार पर कि भारत के साथ मर्ज होकर, तो उसका मुआवजा हमें हर साल मिलना चाहिए। इस ग्रांट को कहा गया प्रीवी पर्स। अर्पित, ये वाली बात आपको समझ में आई? भारत को वरना ज्वाइन नहीं कर रहे थे, इनके पास 3 ऑप्शंस थे कि या तो ये पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं। अब हम चाहते थे ना पाकिस्तान को ज्वाइन करें ना इंडिपेंडेंट कंट्री बने, भारत को ज्वाइन कर लें। तो इन्होंने बोला कि अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं ना और सारी टेरिटरी वगैरह कल को भारत सरकार की हो जाएगी, उसके लिए हमें मुआवजा मिलना चाहिए, हर साल इतने इतने पैसे हमारे पास पहुंचाने चाहिए लाइफ टाइम तक। अब समझ में आया अर्पित? इस एक्सेशन के टाइम पर इस चीज का क्रिटिज्म नहीं हुआ। क्रिटिज्म इसलिए नहीं हुआ, देयर वाज लिटिल क्रिटिज्म बिकॉज ईशा
एक चीज समझ पा रहे हो, उस टाइम पर सबसे बड़ा एक जो चैलेंज था वो ये था कि पहले इनको इंटीग्रेट कर लो, पहले मर्ज कर लो, है ना। अब जब इंदिरा गांधी जी आई और शास्त्री जी के बाद आपको पता ही है मयूर के कैसे उन्होंने कितनी मुश्किल परिस्थितियों में अपना देश संभाला। तो उनको उनको देखकर जब ये लगा, मैंने कहानी नहीं बताई थी आपको अभी कुछ चैप्टर पहले कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर इधर आ, कहाँ जा रहा है रेवेन्यू इतना सारा देश का, खर्चा हमारा हो कर रहा है, पैसा क्यों नहीं बच रहा। तो उन्होंने बोला मैडम इतना सारा तो ये प्रीवी पर्स के तौर पर इनको, ये राजा महाराजाओं को, इनकी रियासतों को, जो ये पहले जो थी इनके बेटों वगैरह को, पोते पोतियां जो भी जिंदा रह गए इनको देना पड़ता है। ऊपर जितनी बड़ी बड़ी हवेलियां वगैरह इनके पास हैं, ये सब कुछ है। इन्होंने बोला इतनी सी बात अगर हम छीन लें तो ये क्या कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं कर लेंगे। तो उन्होंने बोला छीन लो। तो फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि कब से करना है वाला काम। उन्होंने कहा मुहूर्त निकलवाऊंगा इसके लिए, अभी मैंने बोला है कल से बंद। तो जो हेरिडिटरी प्रिविलेज जो थी, इंदिरा गांधी जी ने, अब प्रधानमंत्री जी हैं, ये तो बंद कमरों में बात हो गई ना, प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ हवा में बोल देंगी। तो उन्होंने बोला, ये ना जनता के सामने जो आर्ग्यूमेंट रखा, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, कि सबको तो नहीं मिलते ना इतने पैसे, और ये संविधान के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। नेहरू जी भी खुद अपना डिससेटिस्फैक्शन इस बात पे एक्सप्रेस करते हुए हैं, लेकिन उस टाइम पर बहुत सारी चीजों में उलझे हुए थे तो कभी ध्यान नहीं दे पाए, और ये एक बोल्ड डिसीजन था। 1967 के जो इलेक्शंस हुए, इंदिरा गांधी जी ने इस डिमांड को वो करा, और उन्होंने फिर, आप जानते ही हो कि पब्लिक ओपिनियन को तो बातों से करना कोई फराना जानता ही है। अब मुझे एक बात बताओ ईशा, रागनी, जनता के सामने अगर आकर ये बोल भी दिया जाए कि 565 रियासतों का हम ये सब बंद कर रहे हैं, कल को मान लो कि वो चुनाव में मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन रागनी 565 वोट मेरे हाथ से चले जाएं वो ज्यादा बेटर है, या 200 करोड़ की जनता को मैं ये कह के खुश कर दूं, उस टाइम पर जितनी भी थी, मान लो 100 करोड़ की जनता जो भी है, उसको ये कहकर खुश कर दूं कि आपका कितना सारा पैसा बचेगा और हम आपकी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह में लगा सकते हैं। क्या जनता भर भर के सपोर्ट नहीं करेगी मुझे जरा? क्योंकि कुछ लोग तो इस बात पे भी सपोर्ट नहीं करते होंगे ना ईशा, कि ये प्रीवी पर्स की कैसी सी सरकार है, इनके पूरे कांग्रेस के, इनके खानदान वाले ये राजाओं महाराजाओं को बेफालतू में दिए जा रहे हैं, जब इसको बंद कर दिया जाए तो खुश नहीं होंगे सब लोग। बस यही चीज इन्होंने खेली, और कुछ वोट जो राजा महाराजाओं के जाएंगे, कोई बात नहीं, रूठ जाओ, तुम्हारे रूठने से क्या होता है। करवा चौथ रखी हुई बीवी ये कह रही है मैं खाना नहीं खाऊंगी, मत खा खाना, क्या हो गया, तू मरेगी मैं थोड़ी ना मरूंगा। तो फॉलोइंग द 1967 इलेक्शंस, इंदिरा गांधी ने इस डिमांड को सपोर्ट करा कि गवर्नमेंट शुड अबॉलिश द प्रीवी पर्सेस। मोरारजी देसाई हाउएवर कॉल्ड द मूव मॉरली रॉन्ग, कि जो ट्रस्ट था मैडम साहिबा आपने वो तोड़ दिया प्रिंसेस का। तो उन्होंने कहा ट्रस्ट एक सिचुएशन के हिसाब से पैदा करी हुई चीज होती है। जैसे अलाउद्दीन बोलता है ना मयूर, जंग का सिर्फ एक ही असूल होता है, जीत, साम दाम दंड भेद करके कुछ भी मिले। तो ये जो फेथ है, मैंने 565 रियासतों का फेथ मान भले ही तोड़ा है, लेकिन 100 का फेथ मैंने जीता भी है। दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। और आशिमा, इस फेथ को जो इंदिरा गांधी ने तोड़ा, तुमसे बेटर तो कोई जान ही नहीं सकता है ना, कि ट्रस्ट को मेंटेन रखना और तोड़ना क्या होता है ना। तो यही चीज इसने करी। तो गवर्नमेंट ट्राई टू ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1970, लेकिन ये राज्यसभा में पास नहीं हो सका। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस इशू करा गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस चीज को एक मेजर इलेक्शन इशू बना दिया 1971 के इलेक्शंस में, और पब्लिक सपोर्ट उनको काफी ज्यादा मिला। 1971 के इलेक्शंस में इतनी विक्ट्री के बाद कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अमेंड करा गया टू रिमूव द लीगल ऑब्स्टेकल्स फॉर एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, और वो चीज फाइनली हो सकी। आपको ये बताना है इस लेक्चर के बाद, एक तो वो 10 पॉइंट प्रोग्राम आप मुझे बताओगे, और उसके बाद आप मुझे ये बताओगे अमेंडमेंट था कौन सा जिसकी वजह से प्रीवी पर्स को एबॉलिश करा गया। ये लिखकर आप मुझे दोगे इस क्लास के बाद। कुछ रह तो नहीं गया, कुछ बॉक्स है क्या ऊपर कोई?
वीवी के बारे में हमने शायद से नहीं पढ़ा। ये प्रेसिडेंट थे इंडिया के 1969 से 74 तक। कांग्रेस वर्कर एंड लेबर लीडर थे आंध्र प्रदेश से। इंडियन कमिश्नर थे टू श्रीलंका सिलोन, यानी कि काइंड ऑफ ही वॉज एम्बेसडर। लेबर मिनिस्टर रहे हैं यूनियन कैबिनेट में। यूपी के गवर्नर भी रह चुके हैं। केरला, मैसूर, कर्नाटका, ठीक है, अच्छा इधर के भी गवर्नर रह चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और ये जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जी की डेथ हुई थी ना, जब वैकेंट सीट पड़ गई थी, उसके बाद ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे। तो इंदिरा गांधी जी ने इनको बोला था एक्ट काय को करना है, रियल में बनाते हैं आपको। ही रिजाइंड एंड कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। रिजाइन मतलब किससे? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से। एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही रिसीव सपोर्ट फ्रॉम इंदिरा गांधी फॉर हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, और ये फाइनली सक्सेसफुली बन गए थे। यानी कि एक क्रोनोलॉजी आपको ये पता लगी कि जाकिर हुसैन जी की डेथ के बाद कौन अगले राष्ट्रपति थे हमारे देश में? इमरजेंसी के टाइम पे कौन से राष्ट्रपति थे हमारे देश में? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, सबको समझ में आई ये चीज? कोई डाउट? ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।